नमस्कार, मैं हूं अफीफा मलिक और इंडियन प्रेस हाउस पर आप देख रहे हैं आज का बड़ा बुलेटिन। आज सबसे पहले बात उस चौंकाने वाले गोवा नाइट क्लब ट्रेजेडी की, जहां 25 मौतों के बाद भी मुख्य आरोपी देश से फरार हो गए, वो भी इंडिगो क्राइसिस के बीच। इस पूरे मामले में ताजा अपडेट क्या है, किसको किसको गिरफ्तार किया गया, फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सिस्टम कहां फेल हुआ, आज सबसे पहले इस पर बात। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वीर सावरकर इंटरनेशनल इंपैक्ट अवार्ड ठुकरा दिया है, जिससे सियासत में हलचल तेज हो गई है। अवार्ड से दूरी, भाजपा के डिनर इनवाइट में नजदीकी, आखिर इसका राजनीतिक मतलब क्या है? और आखिर में तेलंगाना का ग्लोबल समिट, जिसने खड़े कर दिए 5.75 लाख करोड़ के मेगा निवेश। लेकिन सबकी नजरें जिस ऐलान पर टिकी वो था सलमान खान का 10,000 करोड़ का फिल्म सिटी और टाउनशिप प्रोजेक्ट। कैसे तेलंगाना बना बॉलीवुड का नया घर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इंडिगो क्राइसिस के बीच कैसे फरार हुए गोवा क्लब ट्रेजेडी के आरोपी, सिस्टम पर बड़े सवाल। गोवा के रोमियो लेन स्थित नाइट क्लब बर्च में हुई फायर ट्रेजेडी को लेकर जांच तेजी से हो रही है। गोवा पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की तेज कार्रवाई के बाद इंटरपोल ने सिर्फ 2 दिन में ही ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस मुख्य आरोपियों को ट्रेस करने, उनकी लोकेशन जानने और उन्हें दूसरी जगह भागने से रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। इसी बीच बर्च नाइट क्लब का बड़ा फाइनेंशियल पार्टनर अजय गुप्ता दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अजय गुप्ता को मंगलवार को दिल्ली के लाजपत नगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन में भर्ती होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। गोवा पुलिस अब अदालत से ट्रांजिट रिमांड मांग कर रही है ताकि उसे गोवा ले जाकर पूछताछ की जा सके। जांच में सामने आया है कि अजय गुप्ता और उसका भाई राजेश क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के बिजनेस पार्टनर्स थे और क्लब में बड़े निवेशक भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है, बड़ा सवाल ये है कि मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स अब तक पकड़े क्यों नहीं गए और कैसे वो विदेश भागने में कामयाब हुए, वो भी तब जब देश में इंडिगो क्राइसिस चरम पर है। पूरा देश इंडिगो क्राइसिस से जूझ रहा है। 1 दिसंबर से अब तक इंडिगो की तकरीबन 4,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और हाईकोर्ट ने भी सरकार से सीधा सवाल पूछा है कि आखिर ऐसी स्थिति बनने क्यों दी। लेकिन दूसरी तरफ ठीक इसी सिस्टम के बीच, ठीक इसी अफरा तफरी के बीच गोवा नाइट क्लब ट्रेजेडी के 2 मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा थाईलैंड भागने में कामयाब हो जाते हैं, वो भी इंडिगो की फ्लाइट से। गोवा के बर्च नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात आग में 25 लोगों की मौत हुई थी। जानकारी के मुताबिक दोनों रविवार सुबह करीब 5:30 बजे फुकेत के लिए इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर देश छोड़ देते हैं। अब सवाल उठता है, अगर देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस खुद ऑपरेशनल डिजास्टर में थी तो फिर ये कैसे हुआ? जब हजारों फ्लाइट्स रुकी तो इनकी फ्लाइट कैसे चल गई? क्या इंडिगो की क्राइसिस आम यात्रियों के लिए ही थी और अमीर, प्रभावशाली, करोड़ों के क्लब मालिक उसके बावजूद आराम से देश छोड़ सकते हैं? क्या इसी को सिस्टम का वीवीआईपी एग्जिट गेट कहा जाता है? दिल्ली एयरपोर्ट पर हालात इतने खराब थे कि लोग परेशान हो रहे थे, घंटों लाइनों में खड़े थे। फ्लाइट कब आएगी कुछ पता नहीं था, फ्लाइट कब जाएगी कुछ पता नहीं था। तो फिर इन दोनों आरोपियों में बिना किसी रुकावट के कैसे फ्लाइट बोर्ड कर ली? क्या उन्हें किसी तरह का स्पेशल प्रोटोकॉल मिला? देश में फ्लाइट केओस था, लाखों लोग एक फ्लाइट पकड़ने में परेशान थे। क्या उसी केओस ने इन आरोपियों को भीड़ में गायब होने का मौका दिया? गोवा पुलिस और सीबीआई के एक्शन के बाद इंटरपोल ने 2 दिन में ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करा है, पर तब तक दोनों थाईलैंड के फुकेत पहुंच चुके थे। हादसे के 6 दिन में 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मैनेजर, गेट मैनेजर, बार स्टाफ, कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाइट क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया, गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर और एक कर्मचारी भरत कोहली शामिल हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मुख्य आरोपी मालदार डायरेक्टर, मालिक देश छोड़ चुके और सिस्टम को भनक भी नहीं लगी। क्लब के मालिक और सगे भाई सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा अभी भी फरार हैं। गोवा पुलिस के मुताबिक अजय गुप्ता दिल्ली का रहने वाला है और बर्च क्लब में उसकी बड़ी फाइनेंशियल पार्टनरशिप है। जांच के दौरान गुप्ता और उसके पार्टनर सुरेंद्र कुमार खोसला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। जानकारी के मुताबिक जांच में यह सामने आया है कि अजय गुप्ता और उसका भाई राजेश गुप्ता दोनों ही सौरभ लूथरा के बिजनेस पार्टनर्स हैं। गुप्ता ब्रदर्स ने क्लब में काफी पैसा निवेश किया था। पुलिस अजय गुप्ता से पूछताछ के जरिए मुख्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। फिलहाल इंडिगो क्राइसिस और गोवा ट्रेजेडी एस्केप दोनों पर
एक ही सवाल बनते हैं, क्या भारत का एविएशन और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम सुरक्षित है? अगर क्राइसिस के बीच आरोपी आराम से उड़ान ले सकते हैं तो ये सिर्फ एक क्लब हादसे का मामला नहीं, ये कानून व्यवस्था पर भी सीधा सवाल है। अब बात करते हैं एक ऐसे विवाद की जिसने कांग्रेस सांसद शशि थरूर और भारतीय जनता पार्टी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 लेने से साफ इनकार कर दिया है। जहां एक तरफ उनकी भाजपा से नजदीकियां चर्चा में रहती हैं, वहीं सावरकर के नाम वाला ये अवार्ड ठुकराने से राजनीतिक गलियारों में नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल स्वयंसेवी संस्था HRDF इंडिया ने इस अवार्ड के लिए कुछ 6 लोगों का नाम घोषित किया था, जिनमें थरूर भी शामिल थे। लेकिन शशि थरूर का कहना है कि उन्हें ना तो अवार्ड के बारे में पहले से कोई जानकारी दी गई और ना ही आयोजकों ने उनसे सहमति दी। शशि थरूर ने कहा, मुझे इस पुरस्कार के बारे में सिर्फ मीडिया रिपोर्टों से पता चला। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सहमति के बिना उनका नाम घोषित करना आयोजकों की गैर जिम्मेदारी है। उधर कांग्रेस के अंदर भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया तेज है। कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने कहा, कोई भी कांग्रेस सदस्य, चाहे वो शशि थरूर ही क्यों ना हो, सावरकर के नाम का सम्मान नहीं ले सकता। ऐसा करना पार्टी के लिए शर्मिंदगी होगी। लेकिन कहानी का एक और बड़ा पहलू भी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने पर 5 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी डिनर का न्योता दिया गया था, जबकि विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस पर सवाल उठाया और कहा, क्या थरूर को समझ नहीं आता कि उनके साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है? वहीं भाजपा ने थरूर को बुलाए जाने के बचाव करा और कहा कि वो विदेश के मामलों की संसदीय समिति के चेयरमैन हैं। विशेषज्ञों के आधार पर यह आमंत्रण सामान्य है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह विवाद सिर्फ एक अवार्ड का है या कांग्रेस और थरूर के भीतर की वैचारिक दूरी का संकेत है? क्या भाजपा से दिखती नजदीकियां और सावरकर अवार्ड से दूरी थरूर के 2 अलग अलग राजनीतिक चेहरे हैं? और क्या पुतिन डिनर इनवाइट ने इस बहस को अभी ज्यादा हवा दे दी है? फिलहाल सियासत में एक बार फिर वही पुराना सवाल गूंज रहा है, थरूर किस ओर? अब बात तेलंगाना राइजिंग समिट। तेलंगाना में 2 दिन चले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट ने राज्य के लिए 5.75 लाख करोड़ रुपए के बड़े निवेशों की नींव रख दी है। लेकिन इस पूरे आयोजन में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी सलमान खान की कंपनी सलमान खान वेंचर्स ने, जिसने 10,000 करोड़ के मेगा टाउनशिप और फिल्म स्टूडियो प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर दी। ये फैसला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के उस रणनीतिक कोशिश का नतीजा माना जा रहा है जो उन्होंने अक्टूबर 2025 में सलमान खान से मुंबई में मुलाकात के दौरान शुरू की थी। दिलचस्प ये है कि तेलंगाना, जो अब तक दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को आकर्षित कर रहा था, अब बॉलीवुड के मेगा स्टार को भी अपने विकास मिशन में जोड़ने में कामयाब हो गया है। सम्मेलन भारी भरकम और भविष्य तय करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डील से भरा रहा, जिसने भारत फ्यूचर सिटी को भारत की सबसे महत्वाकांक्षी डिजिटल टेक राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया। तेलंगाना समिट में इस बार सबसे बड़ा फोकस डेटा सेंटर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा। इंफ्रा की डेटा सेंटर पार्क्स ने 70,000 करोड़ का निवेश करके विशाल AI डेटा सेंटर बनाने का ऐलान किया, जिसे दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टेक निवेश माना जा रहा है। वहीं AGIDC सिंगापुर ने 67,500 करोड़ का इंटरनेशनल गेटवे डेटा सेंटर बनाने का फैसला किया है, जिससे तेलंगाना सीधे ग्लोबल डिजिटल हब के रूप में उभर सकता है। JCK इंफ्रा ने 9,000 करोड़ लगाकर भारत फ्यूचर सिटी के अंदर एक आधुनिक AI सिटी और टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है, जो पूरे क्षेत्र को एक स्मार्ट टेक इकोसिस्टम में बदल देगा। टेक और डिजिटल सेक्टर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी बड़े निवेश हुए हैं। जेन टेक्नोलॉजीज ने डिफेंस और टेक्नोलॉजी क्षमता बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ का वादा किया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने 4,000 करोड़ खर्च कर एक बड़ा लाइफ साइंसेज R&D हब बनाएगी। जर्मनी की कंपनी RCT 2,500 करोड़ लगाकर ग्रीन एनर्जी के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कनेक्टर्स का निर्माण करेगी। वहीं भारत गरुड़ ने 2,100 करोड़ के निवेश से नई कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का ऐलान किया है। SME और SC/ST एंटरप्राइजेस को भी मजबूत प्लेटफॉर्म दिया गया।
577 करोड़ के स्थानीय निवेश और 500 एसएमईज के विस्तार के लिए ग्रोथ कैटलिस्ट एमओयू साइन हुए, जो 3 से 5 लाख नौकरियां भी पैदा कर सकते हैं। और अब बात सबसे बड़े क्रिएटिव बूस्ट की। सलमान खान वेंचर्स का 10,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट। सलमान खान का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक स्टूडियो नहीं, ये एक फिल्म सिटी प्लस टाउनशिप इकोसिस्टम है, जिसमें होंगे बड़े बजट फिल्म और ओटीटी के लिए अल्ट्रा मॉडर्न शूटिंग कॉम्प्लेक्स, हाई एंड वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन हब, इंटरनेशनल लेवल के गोल्फ कोर्स, रेस कोर्स और लग्जरी टाउनशिप। यानी ये प्रोजेक्ट तेलंगाना को बॉलीवुड प्लस टॉलीवुड प्लस हॉलीवुड का ग्लोबल प्रोडक्शन हब बना सकता है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे तेलंगाना की क्रिएटिव और लग्जरी इकोनॉमी का गेम चेंजर बताया है और सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट्स के लिए तेज रेगुलेटरी सपोर्ट, क्लियरेंस, लैंड स्ट्रक्चरिंग और कनेक्टिविटी सपोर्ट की गारंटी भी दी है। तेलंगाना राइजिंग समिट ने राज्य को न सिर्फ एआई, डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल हॉटस्पॉट बनाया, बल्कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार के 10,000 करोड़ के निवेश से इसे भारत का न्यू एज फिल्म और लग्जरी डेस्टिनेशन भी बना दिया है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। जुड़े रहे इंडियन प्रेस हाउस के साथ इसी तरह की डिटेल खबरों के लिए।